नमस्कार बच्चों, टीचिंग और मैथमेटिक्स क्लास में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था बीटा एंड गामा फंक्शन। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने बीटा फंक्शन के बारे में बताया था फर्स्ट वीडियो में, और मैंने बीटा फंक्शन की एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को प्रूव करके बताया था कि बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम होता है। उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि बीटा फंक्शन की एक सेकंड फॉर्म भी होती है, जो कि होती है हमारे पास क्या कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर m प्लस n इंटू डी एक्स के। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मैंने सेकंड वीडियो में प्रूव करके बताया था। आज उसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाते हुए बीटा फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ये शो करूँगा कि बीटा फंक्शन को अगर हम फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करें या फिर हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल के फॉर्म में इसकी वैल्यू को अगर हम निकालें तो ये किसके इक्वल होता है। तो ये बीटा एम एन जो फंक्शन है, इसको अगर हम फैक्टोरियल की फॉर्म में इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल टू होता है m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस चीज़ को आज हम प्रूव करेंगे। तो इस प्रूफ को करने से पहले जो है मुझे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें फैक्टोरियल वर्ड का यूज होता है। फैक्टोरियल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए, फैक्टोरियल फॉर्म को लिखने का 2 नोटेशन है। ठीक है, पहला नोटेशन तो एक ये है, यहाँ पर आई उल्टा आई की तरह होता है, यानी कि ये, और दूसरा सिंबल जो होता है वो इस टाइप का होता है, एल टाइप का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एन फैक्टोरियल एन और ये सिंबल लगा देता हूँ तो इसका मतलब इसको पढ़ा जाएगा एन फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल होता क्या है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है ये मैं बता देता हूँ कि n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि सबसे पहले ये n वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, फिर n के साथ मल्टीप्लाई में कर दीजिए n से 1 सब्ट्रैक्ट करके। n में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगा n माइनस 1, तो n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमें n माइनस 1। ठीक है, फिर इनटू में क्या करेंगे कि n माइनस 1 में से भी एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 2, तो n माइनस 2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, एक और टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 3 से आ जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई हमें तब तक करते रहना है जब तक कि वैल्यू लास्ट वैल्यू 1 ना आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n से लेकर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए 1 तक की टर्म को लिखे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी जो है वो n फैक्टोरियल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिंपल जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल में लिखता हूँ। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 इंटू 5 माइनस 1 यानी कि 4, फिर 5 में से एक और मतलब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो या 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए लिख देना है। 5 लिखे, फिर 4 लिखे, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 3 आया, फिर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 2 आया, फिर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 1 आया। 1 तक लिखना है हमें। तो कहने मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 5 से लेकर 1 तक का नंबर जो आया उनका प्रोडक्ट। अगर इसको हम सोल्व करें तो मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120 आया। ठीक है, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 या 120 आया हमारे पास। ठीक है, तो फैक्टोरियल के बारे में आप जान गए होंगे। ठीक है, एक और मैं सिंपल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 6 फैक्टोरियल अगर मैं लिखता हूँ तो हम लिख सकते हैं इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट हमें पता ही है 120 है। अगर 120 में 6 और मल्टीप्लाई कर दूँ हमारे पास तो 12×6 = 72 होता है, यानी कि सीधा हम इसको 720 यानी कि 720 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको फैक्टोरियल का जो है बारे में पता लग गया होगा। ठीक है, इस फैक्टोरियल का एक सेकंड नोटेशन जो होता है इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। इस फैक्टोरियल को मैं 6 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है,
इस n फैक्टोरियल को मैं n फैक्टोरियल इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो ये दो नोटेशन फॉर्म है, इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए, इसका मतलब जो है n फैक्टोरियल ही होगा, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मुझे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये +2 का ही चैप्टर है, उसी के बेस पर ये हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ साइड में, और फिर उस फार्मूले को देख करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर दो फंक्शन u और v प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका रूल क्या होता है कि u अगर मैं फर्स्ट फंक्शन और v को अगर सेकंड फंक्शन मानता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है यानी कि u एज इट इज आ जाएगा, सेकंड जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आ जाता है यानी कि v का इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन के अंदर किस टर्म का इंटीग्रेशन होता है वो ये है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, और इनटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, और इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन होता है ये वाला। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल है हमारा इंटीग्रेशन का, इस प्रोडक्ट रूल का यूज हम इस इंटीग्रेशन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बाय डेफिनेशन हमारे पास बीटा फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि बाय डेफिनेशन बीटा एम एन हमारे पास होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। अब देखते हैं हम इससे वैल्यू कैसे निकालते हैं या इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्स रेज टू पावर m-1 ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और दूसरा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 ये सेकंड फंक्शन मान लेते हैं हम। तो इसको u इसको v मानते हुए इस फार्मूले से अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ और इस टर्म को मैं सेकंड फंक्शन मानता हूँ। तो चलिए इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बीटा एम एन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स रेज टू पावर m-1, तो ये एक्स रेज टू पावर m-1 को मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, इनटू में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स रेज टू पावर m-1, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 ठीक है इंटू डी एक्स, और फिर इस टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, और लिमिट लगा देते हैं, इसमें 0 to 1 है और 0 to 1। ठीक है, ये मैंने फार्मूले से पहले इसकी वैल्यू को लिख दिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर m-1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमें पता है एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, तो इस फार्मूले से इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 एक पावर ऐड हो जाएगा यानी कि +1 हो जाएगा, तो हमारे पास n-1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा n आ जाएगा, और फिर टोटल पावर्स n से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इंटू में 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 भी आता है तो वो भी इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ये आया, इसके ऊपर मैंने लिमिट लगा दिया 0 to 1। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है।
रूल क्या होता है कि हमें पता है एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, पावर में वन ऐड हो जाता है और फिर टोटल पावर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उसी रूल को मैंने अपना यहाँ पर अप्लाई किया। वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन था, एक पावर ऐड किया तो एन आ गया और टोटल पावर एन से डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ एक्स की जगह वन माइनस एक्स था तो वन माइनस का डेरिवेटिव माइनस वन भी इसके साथ डिवाइड में आता है, तो यहाँ माइनस वन इंटू में एन के साथ आ गया। ठीक है, अब सेकेंड इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो 0 to 1 इसका डेरिवेटिव करो। अब डेरिवेटिव हमें पता है, डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है कि पावर एन आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है। ठीक है, ये रूल है। तो उसी रूल से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो पावर एम माइनस वन आगे आ जाएगा, यहाँ एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन है तो एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन ये पावर आगे आ जाएगा और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि m माइनस वन में से एक और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास m माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, जैसे ये किया था वैसे ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगी, वन माइनस एक्स रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n इंटू माइनस वन, यानी कि माइनस n लिख सकता हूँ मैं इसे, और फिर इस टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें इस फंक्शन में अगर हम लिमिट पुट करें, पहले अपर लिमिट वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन रेज टू पावर एम माइनस वन वन ही आएगा। लेकिन यहाँ एक्स की जगह वन अगर हम रख देते हैं तो वन माइनस वन जीरो आएगा और जीरो की वन माइनस वन जो है जीरो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जीरो आने पर क्या हो जाएगा, जीरो की पावर एन जीरो ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल टर्म हमारे पास वन की एक्स की वैल्यू वन रखने पर जीरो आ जाता है। फिर माइनस करके लोअर लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो की पावर एम माइनस वन फिर से जीरो आ जाएगा। तो कहने मतलब लोअर टर्म रखने पर भी ये जीरो और अपर टर्म रखने पर भी ये जीरो आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये टोटल वैल्यू हमारे पास जीरो आ गया। तो ये टोटल वैल्यू जीरो आ गया तो इसका मतलब ये पूरा टर्म में हमारे पास ये ख़त्म हो गया, इसको हम अब हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये सेकेंड इंटीग्रेशन रह गया, इसी को हम सोल्व करेंगे। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं कैसे क्या आता है। मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रेशन में से ये कॉन्स्टेंट टर्म m माइनस वन और डिवाइड में माइनस n को पहले मैं बाहर ले आता हूँ। माइनस एक पहले से बाहर है और ये माइनस का n बाहर लेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बाहर में खाली रह जाएगा m माइनस वन डिवाइडेड बाई n, और अंदर इंटीग्रेशन में हमारे पास रह गया x रेज टू पावर m माइनस टू इंटू वन माइनस एक्स रेज टू पावर m और 0 to 1 dx। ठीक, चलिए अब आप आगे इसको सोल्व करते हैं। अगर हम सोल्व करते हैं तो m माइनस वन इंटू एन 0 to 1। अब मैं क्या करता हूँ, ये वन प्लस एस की पावर n है, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। कैसे ब्रेक करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर n माइनस टू को एज इट इज लिखा मैंने, और वन माइनस एक्स की पावर n को मैं लिख देता हूँ वन माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि इस पावर n को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, n माइनस वन पावर अलग कर दिया और वन पावर मैंने इसका अलग कर दिया। ठीक है, सोल्व करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं क्या करते हैं। फिर आगे सोल्व करो तो ये m माइनस वन डिवाइडेड बाई n 0 to 1 एक्स रेज टू पावर m। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म को एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर इस पूरे टर्म को एक बार माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस वन पूरे टर्म को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म एज इट इज आ जाएगा। यानी कि एक्स रेज टू पावर m माइनस टू इंटू में वन माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे टर्म को। तो माइनस का साइन पहले आ जाएगा और इंटू में x अगर हम इसके साथ करेंगे तो x जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर m माइनस टू है और इंटू में x आ जाएगा, तो एक पावर जो है इसमें ऐड हो जाएगा 1। तो हमारे पास ये बन जाएगा क्या, x रेज टू पावर m माइनस वन बन जाएगा। ठीक है,
एक्स की पावर m माइनस 2 यहाँ से है, इंटू में x है तो 1 पावर ऐड हो जाएगा इस पावर में, तो हमारे पास x रेज़ टू पावर m माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू में ये 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, हमारे पास ये आया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये इंटीग्रेशन जो है इस पूरे का है, दोनों टर्म का, तो इन दोनों टर्म के इंटीग्रेशन को मैं अलग अलग कर देता हूँ, यानी कि इंटीग्रेशन वाला साइन जो है इसका अलग से और इसका अलग से मैं लिख देता हूँ। तो क्या आएगा, m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n 0 to 1 x रेज़ टू पावर m माइनस 2 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 माइनस, अब ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर मैं अलग से लगा देता हूँ, तो इसके साथ ये कांस्टेंट टर्म भी साथ में मल्टीप्लाई में आएगा, m माइनस 1 डिवाइड बाई n इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट, इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर m माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये सब क्या आया हमारे पास, अभी तक बीटा एम एन की वैल्यू आई है। ठीक है, अब देखिए बीटा एम एन की डेफिनेशन से ये था, अब ये और ये वैल्यू सेम है देखो, तो कहने मतलब ये जो टर्म आया ये एक तरह से बीटा एम एन ही है। ठीक है, तो मैं इस टर्म की जगह, इस इंटीग्रेशन की जगह मैं फिर से बीटा एम एन लिख देता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास बीटा एम एन इक्वल टू हमारे पास आ गया m माइनस 1 डिवाइड बाई n 0 to 1 इंटीग्रेशन m माइनस 2। अच्छा एक सेकेंड और, ये तो बीटा एम एन आया, ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, इससे और इसको कंपैरिजन करोगे, सॉरी यहाँ पे n माइनस 1 था, n माइनस 1 था, इसको और इससे कंपैरिजन करोगे तो पावर n वाला टर्म तो एज इट इज है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 ही है, लेकिन x रेज़ टू पावर m माइनस 1 की जगह x रेज़ टू पावर m माइनस 2 हो गया है, यानी कि m की वैल्यू एक माइनस हो गई है। ठीक है, तो m की वैल्यू अगर एक कम है इससे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, और ये हमारा इंटीग्रेशन जो है बीटा एम एन है। ठीक है, इसको भी अगर हम इससे कन्वर्ट करते हैं तो इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ m माइनस 1 है और यहाँ m माइनस 1 माइनस 1 है, यानी कि m की जगह m माइनस 1 है, n की जगह n ही है क्योंकि n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 है, n की जगह तो n है लेकिन m की जगह हमारे पास m माइनस 1 आ गया है इससे कंपैरिजन करने पर। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन अंदर आया हमारे पास वो जो है बीटा m माइनस 1 n है। ठीक है, क्योंकि m की जगह m माइनस 1 है, तो इसलिए बीटा एम एन ना होकर बीटा m माइनस 1 n होगा। ठीक है, और माइनस में क्या है हमारे पास m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटीग्रेशन 0 to 1 सॉरी बीटा एम एन। ठीक है, अब इस साइड पे क्या है हमारे पास बीटा एम एन है, और बीटा एम एन की टर्म एक टर्म इस साइड और भी है, तो इस टर्म को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। ठीक है, तो देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा एम एन प्लस ये माइनस वाला टर्म जो है इस साइड लेके आएंगे तो इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आया m माइनस 1 डिवाइड बाई n बीटा एम एन इक्वल टू राइट हैंड साइड में सिर्फ ये टर्म रह जाएगा हमारे पास, ये टर्म क्या है m माइनस 1 डिवाइड बाई n इंटू बीटा m माइनस 1 n। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बीटा एम एन को इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो बीटा एम एन को दोनों में से कॉमन लेता हूँ, तो इस साइड 1 बच जाएगा, बीटा एम एन में से बीटा एम एन कॉमन लिए तो अंदर सिर्फ 1 रह गया, और इस साइड से हमारे पास बच जाएगा m माइनस 1 डिवाइड बाई n इक्वल टू हमारे पास आया m माइनस 1 डिवाइड बाई n बीटा m माइनस 1 इंटू n के कोमा n के। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं अंदर वाले ब्रैकेट को,
एन एलसीएम आएगा, एन एलसीएम आएगा तो ऊपर आएगा n प्लस m माइनस 1, यानी कि हमारे पास ये सोल्व के हमारे पास आ जाता है n प्लस m माइनस 1 लिखो या m प्लस n माइनस 1 लिखो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, इक्वल टू m माइनस 1 डिवाइड बाय n बीटा m कोमा n। ठीक है, और आगे देखते हैं बीटा एम एन। अब इस टर्म को मैं उठा करके उस साइड ले जाता हूँ। ठीक है, इधर ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड ले जाएंगे तो ये टर्म जो है दूसरी साइड ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, ये एन ऊपर चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ फार्मूले को। ये n जो है उधर जाके ऊपर आ जाएगा और ये m प्लस n माइनस 1 जो है वो इस साइड जाके साइड चेंज होने पर नीचे आ जाएगा, यानी कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन टर्म है उसकी साइड को हम चेंज करते हैं तो दूसरी साइड जाके वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, और इनटू में हमारे पास क्या है m माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू बीटा m n। ठीक है, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच गया क्या m माइनस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस 1 बीटा, सॉरी यहाँ m माइनस 1 चल रहा था हमारे पास, m माइनस 1 कोमा n था, यहाँ भी m माइनस 1 कोमा n था, ये हमारे पास आया m माइनस 1 कोमा n के बीटा m n इक्वल टू। ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब तक हमने जो प्रोसेस किया है, इस पूरा प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो मेन रिजल्ट ये आया है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, इधर क्या है बीटा एम एन है, इस साइड क्या है बीटा m माइनस 1 n है। ठीक है, यानी कि इस बीटा एम एन में m की जगह m माइनस 1 आ गया है, यानी कि m की वैल्यू में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म और आ गया है, वो क्या है ऊपर में m माइनस 1 और नीचे में m प्लस n माइनस 1, एक एक टर्म जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ गया है और m की वैल्यू एक सब्ट्रैक्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आए। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 1 में क्या करता हूँ, चेंजिंग m टू m माइनस 1। ठीक है, इस m की जगह में m माइनस 1 इस इक्वेशन 1 में रखता हूँ। ठीक है, तो क्या आता है देखिए, m की जगह m माइनस 1 रखिए, m की जगह मैंने m माइनस 1 रख दिया, कोमा एन एज इट इज। इधर भी m की जगह m माइनस 1 रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m की जगह m माइनस 1 रखोगे और माइनस 1 पहले से है तो ये वैल्यू हमारे पास m माइनस 2 आ जाएगा। नीचे भी m प्लस n और m की जगह m माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 और माइनस 1 पहले से है तो माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो m की जगह m माइनस 1 रखने पर m माइनस 1 m माइनस 2 हो जाएगा और m की जगह m माइनस 1 रखने पर m प्लस n माइनस 1 जो है m प्लस n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 m का यहाँ पर ऐड हो गया माइनस 1 के साथ। ठीक है, और यहाँ भी m की जगह m माइनस 1 रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा m माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 1 में बीटा m माइनस 1 कोमा n जो है, ये जो वैल्यू अलग से जो हमने निकाला है ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। इस बीटा m माइनस 1 में इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ पर हम रख देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आ जाता है, बीटा एम एन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m माइनस 1, यहाँ पहले मैं ये लिख रहा हूँ m प्लस n माइनस 1। ठीक है, इंटू में ये क्या है बीटा m माइनस 1 इंटू n है और इसकी वैल्यू यहाँ से मैं ये वाली वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा m माइनस 2 डिवाइड में m प्लस n माइनस 2 इंटू बीटा m माइनस 2 कोमा n। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए
इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, नहीं सॉरी, हाँ हाँ 1 और 3 को खाली देखिए, 2 को छोड़ दीजिए, 1 और 3 को देख लीजिए कि 1 में क्या हो रहा है कि m की जगह मैं m-1 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। और m की जगह मैं m-2 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास 2 टर्म आ रहा है, ठीक है। m की जगह m-1 रखे तो एक टर्म ऊपर नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है, और m की जगह -2 रखते हैं तो 2 टर्म हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और टर्म किस टाइप का आ रहा है कि जो पहले जो टर्म आया था उसमें से एक माइनस और हो करके नेक्स्ट टर्म बन रहा है हमारे पास, m-1 की जगह m-2 हो रहा है, और m+n-1 की जगह नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है m-1-2 आ रहा है, एक इससे माइनस करके आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को अगर मैं आगे बढ़ाता जाऊँ, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे बढ़ता जाएगा और यहाँ m की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं m-1 टाइम्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस m-1 टाइम्स, ठीक है, वी गेट, इसी प्रोसेस को मैं m-1 टाइम्स करता हूँ, तो क्या हमारे पास लास्ट रिजल्ट आएगा कि हमारे पास क्या आएगा कि बीटा mn इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m-1, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास m-2, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास m-3, ठीक है। इस तरह से चलते चलते m-1 टाइम्स करोगे तो हमारे पास लास्ट टर्म हमारे पास 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 1, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि m से प्रोसेस m से शुरू हो रहा है, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m-1, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m-2, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m-3, इसी तरह m-1 सब्ट्रैक्ट करोगे जब m में से, तो हमारे पास लास्टली 1 बच जाएगा, ठीक है। m में से देख लीजिए m में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ m-1 को और ब्रैकेट खोलोगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से m से स्टार्ट होते हुए ये प्रोसेस जो है 1 तक चलेगा, ठीक है। उसी तरह फिर अब अगर हम m+n-1 से स्टार्ट करते हैं, और फिर एक और सब्ट्रैक्ट करते हैं m+n-2, फिर एक और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो m+n-3, ठीक है। और चलते चलते हमारे पास m-1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, m+n-1 में से m-1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को सोल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। हमारे पास क्या है, m+n है, ठीक है। शुरुआत में m+n था और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया m-1 को, ठीक है। ब्रैकेट खोलोगे तो m से m कट जाएगा, और ठीक है m से m कट जाएगा, और n ये माइनस माइनस +1 आ जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म इसका जो है n+1 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। सोल्व करके देख लो, ये m+n ब्रैकेट खोलोगे तो -m+1, m से m कैंसिल, n+1, यानी कि लास्ट टर्म n+1 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा 1n आ जाएगा, क्योंकि फिर m में से m-1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो m था हमारे पास शुरू में, ये m था, m में से m-1 सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया था तो m-1 हुआ, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 बार किया तो m-2 आ गया था, फिर इसी तरह m-1 टाइम्स करेंगे तो लास्ट में m में से m-1 सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन 4 मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं इससे आगे थोड़ा सोल्व करता हूँ। अब ज़्यादा लंबा थोड़ा नहीं है, 2-3 लाइन और है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। इससे आगे आगे मैं इस साइड करता हूँ, इधर मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बीटा 1n की वैल्यू में अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ,
ठीक है, और उसके बाद उस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन 4 में रख दूंगा। ठीक है, तो बीटा 1n की वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में m की जगह 1 रख दो। ठीक है, बीटा फंक्शन क्या होता था, 0 to 1 x रेज़ टू पावर m-1 होता था, और m की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, तो ये 1 - 1 हो जाएगा इंटू 1 - x रेज़ टू पावर n की जगह n ही है। ठीक है, तो 1 - 1 क्या होता है, 0, और x रेज़ टू पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये x वाली टर्म यहाँ से समाप्त हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 0 to 1 - x रेज़ टू पावर n इंटू dx। ठीक है, और 1 - x का अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और टोटल पावर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 - x का डेरिवेटिव इंटू में -1 और आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसके ऊपर लिमिट लग जाएगा 0 to 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्या, मैं माइनस ये कॉन्स्टेंट टर्म को मैं बाहर ले लेता हूँ, -1 इंटू में n+1, अंदर में हमारे पास रह गया 1 - x रेज़ टू पावर लिमिट 0 to 1। इसमें अब लिमिट पुट करते हैं हम, तो क्या आता है, सॉरी यहाँ पर n-1 था हमारे पास डेफिनेशन में। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ इसको। हम निकाल लेते हैं बीटा 1n की वैल्यू। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आ गया 0 to 1। ठीक है, x रेज़ टू पावर 1 - 1 और 1 - x रेज़ टू पावर n-1 इंटू ds ये था। ठीक है, 1 - 1 0, x रेज़ टू पावर 0 यानी कि 0 हो गया, 0 to 1 x वाली टर्म ख़त्म होगी, हमारे पास रह गया 1 - x रेज़ टू पावर n-1 इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल पावर n हो जाएगा, और टोटल पावर n से डिवाइड होगा, और इंटू में -x का डेरिवेटिव -1 आएगा, और इसके ऊपर लिमिट लग जाएगा हमारे पास 0 to 1। ठीक है, तो इक्वल टू हमारे पास क्या है आया, 1/-n को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, n इंटू -1 - n, अंदर रह गया हमारे पास 1 - x पावर 0 to 1। ठीक है, लिमिट रख देते हैं हम इसमें, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 0 होगा, फिर माइनस x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 - 0 1 आ जाएगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर -1 आया और बाहर में 1/-n है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/n आ जाएगा। तो कि इसका मतलब ये हुआ कि बीटा 1n की वैल्यू जो होती है वो 1/n होती है। ठीक है, इस वैल्यू को अब हम इक्वेशन 4 में रख देते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम 4th बीटा m n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्या, m-1 m-2 so on 1 डिवाइडेड बाय m+n-1 m+n-2 एंड सो ऑन n+1 यहाँ तक आ गया था, और बीटा 1n की वैल्यू 1/n। ठीक है, तो इसका मतलब ये सोल्व होते हुए इंटू में 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे जो है एक एक्स्ट्रा टर्म जो है n और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये 1 तक चलेगा। तो बीटा mn की वैल्यू ये आई हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ n-1 फैक्टोरियल से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू में क्या आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो m से लेकर 1 तक की मल्टीप्लिकेशन को हम m-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन थी, m से हम स्टार्ट कर रहे हैं, m-1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 तक की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई हमारे पास m-1 फैक्टोरियल हो जाएगा।
और इनटू में ऊपर आ गया हमारे पास n-1 फैक्टोरियल जो हमने मल्टीप्लाई किया था। और नीचे अगर इसको सोल्व करते हो तो नीचे जो है m+n-1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक एक सब्ट्रैक्ट करते 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 n तक जा रहा है, ठीक है। और फिर n से n-1 फैक्टोरियल जो है इसको भी अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो n-1, n-2, n-3 से चलते चलते ये 1 तक जाएगा। तो अल्टीमेटली ये m+n-1 से स्टार्ट होते हुए ये मल्टीप्लिकेशन 1 तक आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड करके एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये m+n-1 है इंटू m+n-2 है, एंड डॉट 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 ये हमारे पास n+1 आएगा, इंटू में n आएगा, और इस n-1 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये n-1, n-2, n-3 होते होते ये लास्ट तक 1 तक चलेगा मल्टीप्लिकेशन इसका, ठीक है। तो हमारे पास लास्टली क्या बच गया, ऊपर m-1 फैक्टोरियल बच गया, इंटू में n-1 फैक्टोरियल बच गया, और नीचे में हमारे पास ये टोटल m+n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि ये m+n-1 से 1 तक का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है। ये सीरियल टूटा नहीं है, n तक चला, फिर n से n-1, n-2 एंड सो ऑन 1 तक चला, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट रिजल्ट था, ठीक है। यही हमें शो करना था कि बीटा mn जो है m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+n-1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस रिजल्ट को प्रूव करना के बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर टर्म को जो है हर लाइन को जो है मैंने पूरे डिटेल में आप सबके सामने पूरा एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके बताया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को देखकर कमेंट और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, ठीक।